Good morning to all. Let us start the same chapter of class 8 bio named as crop season. सीजन के आधार पर भी क्रॉप को दो मेन भागों में कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है खरीफ क्रॉप और दूसरा रबी क्रॉप। हम पहले भी बताए हैं कि बायोलॉजी में शब्दों का जो ओरिजिन हुआ है वह लैटिन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से। यहाँ पर एक खास वर्ड और आ रहा है और वो है अरबिक वर्ड। प्यारे बच्चों, खरीफ शब्द जो है यह इसकी उत्पत्ति अरबिक वर्ड से हुई है और इस अरबिक अर्थ का मीनिंग ऑटम होता है, AUTUM ऑटम। अर्थात ये फसल पक करके हार्वेस्टिंग के लिए ऑटम महीने में तैयार हो जाता है और इसलिए ऐसे फसल को खरीफ के नाम से जाना जाता है। जनरली इस फसल की बुआई इनिशियल पीरियड अर्थात जून जुलाई में होती है और हार्वेस्टिंग पीरियड जो है इसका वह सितंबर अक्टूबर में जाकर के यह कंप्लीटली राइपेंड कर जाता है और हार्वेस्टिंग के लिए इस फसल को हम तैयार पाते हैं। तो वैसा फसल जिसकी उत्पत्ति सोइंग, प्रिकॉशन, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग और प्रिपरेशन सब कुछ गर्मी के समय में ही होता है, इसलिए ऐसे फसल को खरीफ फसल के नाम से जाना जाता है। कॉमनली इसे हम समर क्रॉप भी कहते हैं। ऐसे फसलों में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। कुछ कॉमन खरीफ फसल में आता है आपको, जैसे मेज हो गया, राइस हो गया, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। जबकि दूसरा क्रॉप बेस्ड सीजन के आधार पर जो क्रॉप है वह है आपका रबी क्रॉप। कॉमनली इसे हम लोग विंटर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, विंटर क्रॉप। इस शब्द की उत्पत्ति भी एक अरबिक वर्ड से ही हुई है। जिस प्रकार खरीफ शब्द का अर्थ अरबिक में ऑटम होता है, उसी प्रकार से रबी शब्द का भी अरबिक अर्थ जो है विंटर के सेंस में आता है। अर्थात इस फसल का सोइंग भी विंटर सीजन में होता है और इसका हार्वेस्टिंग मार्च और अप्रैल महीने में किया जाता है। Generally, the sowing period is October and November, while the harvesting period is March and April. This crop requires less water than Kharif crop. The common examples are mustard, wheat, potato, etc. In this way, we have studied that on the basis of season, a crop may be classified into two categories, that is Kharif and Rabi. Kharif is also known as summer crop, while Rabi is known as winter crop. In this way, we can easily differentiate, we can bring the difference between Kharif crop and Rabi crop. The next topic is cropping pattern. Cropping pattern may be
अल्टरनेट क्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि अल्टरनेट क्रॉपिंग का क्या अर्थ होता है। जिस प्रकार एक ही प्रकार का खाना खाते खाते हम उब जाते हैं और उसके प्रति हमारी टेंडेंसी जो है वह घट जाती है, खेतों में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति पाई जाती है। यदि हम अपने खेतों में एक ही प्रकार के क्रॉप का प्रोडक्शन बार बार करते रहें तो वैसी स्थिति में खेतों की जो कैपेसिटी है वह सॉइल फर्टिलिटी है या प्रोडक्शन कैपेसिटी है वह घटती जाती है। मतलब कि यदि कोई किसान बार बार अपने खेतों से गेहूं की खेती ही करता रहे या राइस का कल्टीवेशन करता रहे तो एक समय ऐसा आएगा जबकि उसके खेतों की प्रोडक्शन क्षमता वह घट जाएगी। और इसके लिए साइंटिफिक रिसर्च का यह कहना है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट का यह कहना है कि वी शुड एक्सेप्ट अल्टरनेट मोड ऑफ क्रॉपिंग। और अल्टरनेट का अर्थ होता है कि बदल करके, चेंज करके। जैसे यदि हम पहली बार अपने खेतों में व्हीट का कल्टीवेशन करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो क्या है कि उसके बाद यदि हम सेकंड चॉइस लेते हैं तो वहां पर हमें धान का सिलेक्शन करना चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए कि व्हीट कल्टीवेशन में हमें अधिक मात्रा में मैन्योर्स की आवश्यकता पड़ती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता पड़ती है और आवर सॉइल इज फुली रिच्ड विथ दीज न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद यदि हम पैडी का कल्टीवेशन, राइस का कल्टीवेशन करते हैं तो उसी अनुपात में अर्थात कम से कम फर्टिलाइजर का यूज करने के बाद हम अधिक से अधिक मात्रा में जो है वहां पर उस क्रॉप का अचीवमेंट कर सकते हैं, उस क्रॉप के टारगेट को जो है हम पा सकते हैं। तो अल्टरनेट का अर्थ होता है एकांतर क्रम में, अर्थात एक के बाद दूसरा बदल बदल करके इसमें हम क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाते हैं। इस तरह के क्रॉपिंग से दो बातें तो बहुत ही एडवांटेजेस, फायदेमंद है और वो ये कि वी शुड रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर्स। The second thing is that the soil capacity, soil fertility is always maintained if we apply alternate type of cropping. फेल्योर की संभावना भी जो है सो उसमें कम पाई जाती है। दूसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग, जैसा कि शब्द ही कह रहा है, मिक्स्ड का अर्थ होता है मिश्रित, अर्थात मिश्रित खेती, वैसी खेती जिसमें हम दो या दो से अधिक क्रॉप को एट ए टाइम अपने खेतों में लगाते हैं तो ऐसे क्रॉपिंग को मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है। When two or more than two crops are grown at the same time from the same field, then it is termed as mixed cropping. Mixed cropping में सबसे अधिक जो लाभ है वो ये बात कि अलग अलग क्रॉप अलग अलग ड्यूरेशन का होता है और इसमें यदि कोई एक क्रॉप फेल भी कर जाता है तो किसानों के सामने में आत्महत्या जैसी समस्या नहीं आती है, उसका कंपनसेशन दूसरा क्रॉप कर डालता है।
तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मिक्स्ड क्रॉपिंग में, जिसमें कि हम एक ही खेत में एक ही समय 2 से 3 फसलों का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मेज कल्टीवेशन भी हम कर लेते हैं, मेज के साथ पोटैटो कल्टीवेशन, और फिर उसी में जो है सो कुछ मसाले की खेती जैसे धनिया हुआ, इस सब की खेती भी हम कर लेते हैं। गेहूं के साथ सरसों का डाला जाना, गेहूं के साथ फ्लैक्स का डाला जाना, ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल्स है मिक्स्ड क्रॉपिंग का। तो क्रॉपिंग पैटर्न में हमने ये देखा कि 2 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न को हम अपना सकते हैं। पहला है अल्टरनेट क्रॉपिंग, दूसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तीसरा एक टर्म आ रहा है फील्ड फैलो। पहले भी हम बता चुके हैं कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेस। नियर अबाउट 70% ऑफ पीपल रिसाइड्स इन विलेजेस। Their main occupation is cultivation of land and production of crop। अर्थात उनके आजीविका का मुख्य स्रोत जो है वह खेती करना है, फार्मिंग करना है। और इसलिए क्या होता है कि कभी कभी खेतों का वह भूभाग जो बिना कल्टीवेशन किए, बिना प्लॉइंग किए हुए, बिना यूज का ही उसे छोड़ दिया जाता है। तो खेतों का वह भूभाग जिसे हम छोड़ देते हैं बिना किसी पर्पस के, बिना किसी यूज के, तो ऐसे टर्म को इस प्रकार का जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है फील्ड फैलो। और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर ये आती है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो यह डेयरी फार्मिंग के लिए एक वरदान साबित होता है, क्योंकि यह ग्रेजिंग का, एनिमल के ग्रेजिंग का एक पैटर्न बनता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि द सॉइल रीस्टोर इट्स फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। खेत जो है पुनः धीरे धीरे अपने उपजाऊ क्षमता को गेन कर लेती है। और इसके बाद यदि हम सोइंग का काम करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो अधिक से अधिक मात्रा में हमें फसलों की प्राप्ति होती है। कल्टीवेशन में एक और जो मेन फैक्टर है वह है ये कि वी शुड ऑलवेज सेलेक्ट डिजीज रेसिस्टेंट हाई यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ सीड्स। We should pay proper attention about the germination of seeds. If the germination goes more than 90% seedlings will come out. More and more seedlings will develop into more and more healthy plants, and then we can achieve our target of green evolution। और इसमें यदि हम ऐसा करते हैं कि रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले बीजों का सिलेक्शन करते हैं, हाई यील्डिंग कैपेसिटी वाले सीड का सिलेक्शन करते हैं, तो कम से कम केयर में, कम से कम प्रिकॉशन में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी एक कॉमन माध्यम है। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, who is known as father of genetics, father of heredity, उन्होंने ही इस बात को अपने प्रयोग में जो है दर्शाया था कि we can do self pollination, we can do cross pollination। और इसके लिए उन्होंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम टेक्स प्लेज ए वाइटल रोल इन द अचीवमेंट ऑफ न्यू हाइब्रिड्स सीड्स, न्यू हाइब्रिड्स एनिमल्स। और इसमें एक टर्म है और वो है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन
इस इमैस्कुलेशन का कहना है कि फ्लावर का 2 पार्ट होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट के अंतर्गत आता है एस्टामेंस, जबकि फीमेल पार्ट के अंतर्गत आता है कार्पेल्स। यदि हम एंथर के मैच्योर होने के बाद पोलन ग्रेन्स को सही सलामत निकाल लेते हैं प्लेन पेपर के ऊपर, और यदि इस पोलन ग्रेन्स को हम कार्पेल्स के ऊपर अर्थात स्टिग्मा के ऊपर यदि हम डालते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। और इसके द्वारा हम एक नॉर्मल वैरायटी को भी हाई यील्डिंग वैरायटी में बदल सकते हैं। तो इमैस्कुलेशन प्रोग्राम के द्वारा जो है सो हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। और इसमें मेनली है कि किस प्रकार ये मैस्कुलेशन एक्चुअली मैस्कुलिन जेंडर से आ रहा है कि मेल पार्ट को यहाँ पर हमें सेपरेट करना है, और सेपरेट करने के बाद उसका उपयोग जो है सो पॉलिनेशन के रूप में करके और फिर हाई यील्डिंग वैरायटी का जो है सो प्राप्त किया जाना इसका मेन उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन में इन सारी बातों पर यदि हम प्रॉपर अटेंशन लाते हैं तो हम खुद भी सफल होंगे और अपने टारगेट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर का सिर्फ एक ही अर्थ नहीं होता है कि हम खेती करें, क्रॉप का प्रोडक्शन करें। एग्रीकल्चर का बहुत सारा विंग्स है, और उसी विंग्स में एक है आपका एनिमल हस्बेंडरी, हाउ टू लुक आफ्टर आवर कैटल्स। कैटल्स में भी जो है अलग अलग टाइप के कैटल्स होते हैं। मिल्क यील्डिंग कैटल्स जिसको डेयरी टेक्नोलॉजी में रखा गया है, पोल्ट्री फार्मिंग जिसमें कि पोल्ट्री बर्ड्स को पाला जाता है। इसी तरीके से इसका और भी पार्ट है जैसे फिशरीज जिसमें कि हम लोग मछली को पालते हैं, एपीकल्चर जिसमें हम लोग हनी बी को पालने का काम करते हैं और उससे जो है सो हनी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एनिमल हस्बेंडरी जिसके बल पर हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन को प्राप्त किया था। सबसे पहले भारत ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अचीव करने में सफलता प्राप्त की थी, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो दूसरा रिवॉल्यूशन आया वह था आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन। हम देख सकते हैं इस रिवॉल्यूशन को सबसे पहला एग्रीकल्चर से संबंधित था ग्रीन रिवॉल्यूशन, दूसरा था व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, तीसरा सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन etc। इस प्रकार से अनेक प्रकार के रिवॉल्यूशन जो है सो लाइट में आए। सबसे पहला था ग्रीन रिवॉल्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स मोर देन द टारगेट, मोर देन द गोल इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। आवश्यकता से अधिक, लक्ष्य से अधिक अन्न का उत्पादन करना ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाता है। इसी प्रकार आवश्यकता से अधिक
दूध की प्राप्ति करना व्हाइट रिवॉल्यूशन में आता है। प्रोडक्शन ऑफ एग्स सिल्वर रिवॉल्यूशन में आता है। प्रोडक्शन ऑफ फिशेस मछलियों का उत्पादन ब्लू रिवॉल्यूशन में आता है, जबकि ऑयल सीड्स एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन गोल्डन रिवॉल्यूशन में आता है। और इसी प्रकार से बहुत सारे रिवॉल्यूशन हैं जिसको कि हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें व्हाइट रिवॉल्यूशन में आता है आपको डेयरी फार्मिंग। एक्चुअली इसका कॉमन नेम है एनिमल हस्बेंडरी। एनिमल हस्बेंडरी, एनिमल हस्बेंडरी पशुपालक। एनिमल का अर्थ पशु होता है और हस्बैंड का अर्थ यहाँ पर देखभाल करने वाला होता है, अर्थात पति। तो पशुओं का पति पशुपालक एनिमल हस्बेंडरी, जो कि पशुओं की देख रेख करता है, रेयरिंग और केयरिंग के ऊपर प्रॉपर ध्यान वो देता है, उसके रख रखाव पर, उसके हाउस होल्डिंग कैपेसिटी पर, उसके फूड मैनेजमेंट पर, उसके हाइजीन संबंधी बेस्ट पर वह प्रॉपर ध्यान देता है। इसमें एक जो कॉमन बातें आती हैं वो ये कि दो तरह के हाइब्रिड्स होते हैं, एक लोकल हाइब्रिड्स और दूसरा फॉरेन हाइब्रिड्स। एक चीज आपको और हम बता दें, एनिमल हस्बेंडरी जो कि डेयरी टेक्नोलॉजी का एक भाग है, इसमें सबसे जो कॉमन हमारा पशु है वो है काउ, जिसका साइंटिफिक नेम बोस इंडिकस होता है। दूसरा है बफेलो, दूसरा है बफेलो जिसका साइंटिफिक नाम बोस ब्यूवेलस होता है। इसी दो को हम लोग जो है कॉमनली मिल्क प्रोडक्शन के लिए पालते हैं और उसका जो है सो हम लोग देख रेख करते हैं। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर का कुछ और पार्ट भी होता है, जिसमें कि आपका एनिमल हस्बेंड्री एक हो गया, दूसरा हो गया पोल्ट्री। पोल्ट्री जो कि सिल्वर रिवॉल्यूशन में आता है। पोल्ट्री का दो उद्देश्य है, पहला अंडा की प्राप्ति और दूसरा है कि उससे मांस की प्राप्ति, और इस दोनों के लिए हम लोग पोल्ट्री बर्ड्स को पालते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी में एक शब्द है मिल्च, MILCH, मिल्च। इसी को कॉमनली याद रखने के लिए आप मिल्क से जो है संबंधित रखेंगे। तो जनरली मिल्च एनिमल्स कम अंडर एनिमल हस्बेंड्री, स्पेशली डेयरी टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन ऑफ हनी comes under apiculture. Apiculture. Production of honey, ये एपीकल्चर हो गया। सेरीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। और आप ये पढ़े होंगे कि सिल्क वर्म जो है वह मलबरी के लीफ पर पलता है और उस लीफ को खा करके वह जिंदा रहता है। तो एपीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ हनी, सेरीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, पीसीकल्चर, पीसीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ फिश, जो कि आपका ब्लू
इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। तो पीसी कल्चर प्रोडक्शन ऑफ फिश, आप देख रहे हैं कि हर वर्ड के आगे यह कल्चर लगा हुआ है, चाहे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर और पीसीकल्चर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, एपीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ हनी, सेरीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, पीसीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ फिशेस, और इसी में एक टर्म और है जैसे हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जिसमें कि हम लोग फ्लावर के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, इस सब के बारे में पढ़ते हैं, और भी इसके अनेक ब्रांच हैं जो कि एग्रीकल्चर में आता है। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर के साथ सपोर्टिंग भी कुछ पार्ट्स आते हैं जिसमें कि एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ये सब आते हैं। दैट्स ऑल।